नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 6 7 8 की हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी, जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारा पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट क्या होती है, अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? पदार्थ। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। ये सभी है पदार्थ। ध्यान देने योग्य बात यह है, क्या लिखा है? ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का क्या है? द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान अर्थात आयतन घेरती हैं। प्राचीन काल से ही प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का क्या करता रहा? प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे क्या कहते हैं? पंच तत्व कहा गया। ये पंचतत्व हैं, निम्नलिखित हैं। क्या कौन कौन से पंचतत्व? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय की यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने तत्वों में वर्गीकृत किया? 5 तत्वों में। कौन कौन से? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। और उस समय के जो यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने भी इसी प्रकार का क्या किया? वर्गीकरण किया पदार्थ का। अब देखते हैं आगे। ये तो मत था जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे और यूनानी दार्शनिक थे। अब देखते हैं आधुनिक वैज्ञानिक क्या कहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में देखते हैं हम लोग इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे, अर्थात अगले के जो आगे चैप्टर होंगे उनमें हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ के भौतिक स्वरूप में पहला हेडिंग हमारा क्या है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो आइए देखते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारा क्या लिखा है? एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा क्या लिखा है? आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बने हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्रियाकलाप के माध्यम से ये देखते हैं कि पदार्थ सतत हैं या कणों से मिलकर बने हैं। एक 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। क्या लिखा है? एक बीकर में हम क्या लें? 100 ml का हम लोग बीकर लें। बीकर को जल से आधा भरकर वहां पर हम लोग क्या कर देंगे? निशान लगा देंगे। फिर देखते हैं क्या करना है। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। ठीक, जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया है? तो आइए देखते हैं क्या बदलाव आया। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें क्या लिखा? इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में क्या हो गई है? घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। ये देखते हैं चित्र, ये है 1.1। ये क्या है? जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। कहाँ समावेशित हो जाते हैं? जल के कणों के बीच में। ये देखिए, लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण, इसमें नमक मिलाया गया, फिर नमक को हिलाया गया और जल और नमक का ये विलयन प्राप्त हो गया।
अब देखते हैं पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, इसको हम क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में घोल दें। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहते हैं या करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है? तो हाँ, जल क्या होता है, अभी भी रंगीन होता है। तो आइए देखते हैं, इसको चित्र 1.2 में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर ये लिया गया जल लिया गया 100 ml, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बनाया गया। फिर इसमें से 10 ml निकाला गया, फिर घोला गया, 90 ml जल में घोला गया। फिर इस घोल में से 10 ml निकाला गया और फिर 90 ml जल में घोला गया। यही प्रक्रिया अपनाई गई। और यहाँ जब हम लास्ट में देखते हैं तो इसमें भी जो घोल होता है वो रंगीन होता है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होंगे। छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। देखते हैं यह क्रियाकलाप क्या दर्शाता है। तो देखते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा अर्थात 100 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। क्या होंगे? पोटेशियम के परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम क्या लिखा? पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। ये पॉइंट क्या लिखा? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण देखते हैं। इसमें पहला हेडिंग क्या है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए अर्थात घुल गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। अब हम देखते हैं अगली हेडिंग क्या है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसमें देखते हैं क्रियाकलाप क्या है। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है? अब अगरबत्ती जला दे, क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? अगला क्रियाकलाप क्या है? जल से भरे। क्या लिखा है? जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। आगे देखते हैं, स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान, क्या लिखा है? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या कितने घंटे लगते हैं? आगे देखते हैं, एक गिलास गर्म पानी, क्या लिखा है? एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का ये क्रिस्टल डालें और एक ओर रख दें, हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को क्या लिखा? क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या लिखा? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है?
क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है और क्यों? क्यों और कैसे? तो आइए देखते हैं क्यों और कैसे। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में, क्या लिखा है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में 1.3, 1.4 और 1.5 में क्या लिखा है? हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में क्या लिखा है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेशन या समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों, क्या लिखा है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या लिखा है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। पदार्थ के कण, क्या लिखा है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस खेल को, क्या लिखा है? क्रियाकलाप के माध्यम से इसको हम देखते हैं। इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाइए। पहला समूह ईदमिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले, जैसा कि चित्र 1.3 में दिखाया गया है। आगे देखते हैं। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरों से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करें। क्या होता है? किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड ले। इस पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं या जुड़े हैं? एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह काटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? तो देखते हैं। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ जोड़े रहता है या एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। दोस्तों, जो कणों के बीच लगने वाला बल होता है उसको इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अंतरा आणविक बल कौन सा कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। आइए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। अपने आसपास की, क्या लिखा है? अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। ये कितने प्रकार के हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। क्या लिखा है? फिर से पढ़ते हैं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो देखते कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। आइए देखते हैं। ठोस अवस्था। पहली अवस्था कौन सी है? ठोस अवस्था। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, जैसे कि पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। कौन कौन सी वस्तुएं हैं? पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं को, क्या लिखा है? इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का क्या करें? रेखाचित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है?
क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इसका संपीड़न होता है? आइए देखते हैं इनका संपीड़न होता है या नहीं। उपरोक्त सभी उदाहरण क्या है? ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक क्या है? निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस क्या होते हैं? टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, देखते हैं क्या लिखा है। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखे, क्या लिखा है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। तो देखते हैं ऐसा क्यों होता है। ये सभी क्या है? ठोस है, क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर क्या होता है? यह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु समावेश होता है। जब हम क्या लिखा है? जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। अब हम देखते हैं द्रव अवस्था। द्रव अवस्था, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। कौन कौन सी वस्तुएं हैं? जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। विभिन्न आकार के बर्तन जैसे कि प्रयोगशाला के एक मापक, क्या लिखा है? विभिन्न आकार के बर्तन जैसे प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा दें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रवों को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? आगे देखते हैं। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं है, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसीलिए दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। क्रियाकलाप 1.4 एवं 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए क्या है? अनिवार्य होती हैं। सभी जीवधारी, क्या लिखा है? सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। अब देखते हैं गैसीय अवस्था। पदार्थ की ये तीसरी अवस्था है। कौन सी? गैसीय अवस्था। आपने कभी उस गुब्बारे वाले, क्या लिखा है? आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक सिलेंडर में बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। तो देखते हैं इसमें कौन सी गैस होती है सिलेंडर में। क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं क्या लिखा है। 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा दें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चॉक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें। अब पिस्टन को, क्या लिखा है? अब
पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। ये देखिए, ये पिस्टन है, ये गैस और ये रबर की कॉर्क। अब देखते हैं जब हम दबाते हैं तो क्या होता है। आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। ठीक, अब देखते हैं आगे। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता क्या है, काफी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पोटेशियम गैस एलपीजी, या अस्पतालों में दिया जाने वाला, या क्या लिखा है, अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। आगे देखते हैं। हमारी नाक तक हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है। खाने के गंध के कण वायु में मिल जाते हैं। क्या लिखा है, खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रव क्या लिखा है, इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के मिश्रण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। अब देखते हैं पदार्थ की ये तीन अवस्थाएं हैं। ये क्या है, ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है जो गुब्बारे में भरा गया है। देखिए, ये ठोस है। ठोस का आकार क्या है, ये है। इसमें देखिए जो कण है, पदार्थ के कण है, अर्थात ठोस जो पदार्थ है उसके कण है, एक दूसरे के कितने पास पास है, अत्यधिक समीप है एक दूसरे के। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इसके अणु है, जो ये कण है, इनके बीच लगने वाला जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या है, बहुत अत्यधिक है और ये है बहुत अत्यधिक है। इसलिए ये एक दूसरे के कितने पास पास है और इनके बीच में रिक्त स्थान जो होता है वो बहुत कम होता है। अब ठोस की अपेक्षा देखें द्रव में देखिए क्या है, इनके मॉलिक्यूल जो है, जो कण है, क्या है, थोड़े थोड़े दूर हैं। जो कण पार्टिकल जो कण है वो थोड़ा थोड़ा दूर है। और जब दूर हैं ये अर्थात हम कह सकते हैं कि इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, अर्थात इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, वो थोड़ा क्या हो रहा है, ठोस की अपेक्षा कम लग रहा है कणों के बीच में। इसलिए इनके कण जो है थोड़ा दूर हैं। और जब दूर हैं तो इन कणों में क्या होगा, थोड़ी सी गति होगी, इनमें मूवमेंट होगा। लेकिन ठोस में ऐसा नहीं है। अब देखते हैं गैस में। गैस में देखिए, गैस के जो कण हैं ये क्या है, एक दूसरे से अत्यधिक दूर है। तो हम कह सकते हैं कि इन कणों के बीच लगने वाला इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, अर्थात जो आकर्षण बल है, वो बहुत कम है। जब इनके बीच आकर्षण बल कम लग रहा है तो इनके जो मॉलिक्यूल हैं, अर्थात जो कण हैं, वो अत्यधिक गतिशील होंगे। और जब गतिशील होंगे अधिक, तो इनकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। और इनके बीच जो है, कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो काफी अधिक होगा। तो देखते हैं चित्र 1.5 में क्या लिखा है। ABC पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्र है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उनकी तुलना की जा सकती है। आगे देखते हैं। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल, क्या लिखा है, बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने लगे बल के कारण गैस का क्या होता है, दबाव बढ़ता है। अब देखते हैं हम अगली हेडिंग क्या है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। देखते हैं क्या पदार्थ
अपनी अवस्था में परिवर्तन या बदल सकते हैं अपनी अवस्था को। अपनी अवस्था का बदलने का मतलब क्या है? ये मान लीजिए ठोस है, ठीक, कोई पदार्थ, ठोस से वो द्रव में हो जाए कन्वर्ट, या द्रव में बदल जाए, द्रव से गैस में बदल जाए, यही दिया गया है। पदार्थ अपनी अवस्था को क्या बदल सकता है? तो आइए देखते हैं। जैसे जल के बारे में देखते हैं। जल जल जो है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल जब ठोस होगा तो बर्फ की अवस्था में होगा, द्रव तो जल ही होगा, गैस जब होगा जब उसको हीटिंग किया जाता है, खूब उबाला जाता है, तो वह वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आगे देखते हैं। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था क्या लिखा है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आइए देखते हैं। ताप परिवर्तन का प्रभाव। जैसे पदार्थ जो है जब अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगा तो उस परिवर्तन में हम देखते हैं ताप के प्रभाव से क्या परिवर्तन होता है। क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा ले एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दे कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। ठीक? धीमी आंच पर क्या लिखा है? धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। जब क्या है? जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस में क्या लिखा है? ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को क्या करें? नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डाले और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल क्या हो? उबलने लगे। जब तक जल उबलने न लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखें जब तक कि अधिकतर जल वाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को क्या करें? नोट करें। अब देखते हैं आगे। ठोस के तापमान को ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ये मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। गतिज ऊर्जा क्या होता है? के बराबर 1/2 mv²। यहाँ क्या है? वी क्या है? वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी है। अब इस पॉइंट को पढ़िएगा। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब गतिज ऊर्जा क्यों बढ़ती है ठोस के तापमान बढ़ाने पर? देखते हैं। ठोस में क्या होता है? द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान हो गया। जब उसका तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके कण क्या होते हैं? गति करने लगते हैं, अर्थात तो उसमें क्या होती है? वेलोसिटी आ जाती है। और जब हीट होता है, जब गर्म होता है तो उसके कण क्या होते हैं? गति करने लगते हैं। जब गति करने लगते हैं, देखिए द्रव्यमान भी बढ़ा, द्रव्यमान है ही। जब उसकी गति बढ़ेगी, जब उसकी गति बढ़ेगी, उसमें मूवमेंट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी। वही यहाँ पर यही दिया है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगती है। एक अवस्था ऐसी आती है, क्या लिखा है? एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस जिस क्या लिखा है? जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, इसका क्या होता है? गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक। ये चित्र देख लेते हैं क्या है। अभी हम लोगों ने क्रियाकलाप किया। ये देखिए लोहे का स्टैंड है, इसमें मैंने क्या लिया था? बर्फ का टुकड़ा लिया था 150 ग्राम। ये बर्नर हो गया। हीट कर रहे थे हम लोग, और यहाँ थर्मामीटर से हम लोग क्या कर रहे थे? इसका टेम्परेचर चेक कर रहे थे, और कांच की छड़ से इसमें बने विलेन को हिला रहे थे। आगे देखते हैं। ये पॉइंट क्या लिखा है? किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। अब देखते हैं आगे। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन क्या कहते हैं? संगलन भी कहते हैं।
किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? क्या लिखा है? किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? तो देखते हैं। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान, क्या लिखा है? गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कि संपूर्ण बर्फ, क्या लिखा है? जब तक कि संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती, तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को भली, क्या लिखा है? कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। यहाँ गुप्त ऊष्मा की बात कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है? तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। बर्फ क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय क्या है? छुपी हुई से है। ठीक। वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलक की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सी पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। आगे देखते हैं। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी गणों को, क्या लिखा है? द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो वाष्प में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 273 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सी के बराबर है। 373 केल्विन। अब देखते हैं आगे। यहाँ से देखते हैं क्या लिखा है? 273 केल्विन का तापमान पर, क्या लिखा है? 273 केल्विन तापमान पर भाप अर्थात वाष्प, वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है, क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों में, क्या लिखा है? क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। अब देखते हैं। ये देखिए ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था से ऊष्मा मिली तो द्रव अवस्था में, फिर ऊष्मा मिली तो गैसीय अवस्था में बदल गई। फिर उसके बाद क्या होगा? गैसीय अवस्था में द्रव अवस्था, तो कौन से प्रक्रम? शीतलता। फिर शीतलता के प्रक्रम से ठोस अवस्था। अब हम आगे देखते हैं। अतः यह हम, क्या लिखा है? अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन क्या है? लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से, क्या लिखा है? कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, ये कोई ठोस पदार्थ है। आगे क्या आ गया? यहाँ पर द्रव और ये गैस, ये गैस पदार्थ है। तो यहाँ ठोस से द्रव ना, कोई पदार्थ द्रव में परिवर्तित ना हो लेकिन ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाए, गैस से डायरेक्ट इसमें ठोस में परिवर्तित हो जाए, उसी के बारे में यहाँ बता रहा है। क्या लिखा है? कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। आइए अब देखते हैं क्रियाकलाप। क्या लिखा है? थोड़ा सा कपूर लें, क्या लिखा है? थोड़ा सा कपूर लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली, अर्थात जो चीनी मिट्टी की प्याली होती है उसी में डाल दें।
एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के क्या लिखा है, इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जैसा कि चित्र 1.7 में दर्शाया गया है। यह है 1.7 चित्र। यहाँ ये रुई का टुकड़ा है, कीप जो है उल्टा करके यहाँ रखा हुआ है, ठोस बना कपूर यहाँ पर, वाष्पित कपूर इसमें दिखाया गया है, चीनी मिट्टी की ये क्या है, प्याली है, और ये बर्नर से हीट किया जा रहा है। आगे देखते हैं रिजल्ट क्या आता है इसका। इस क्रियाकलाप से हम क्या देखते हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं, क्या कहते हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं ताप परिवर्तन का प्रभाव। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, ताप का परिवार, ताप का अर्थात तापमान का प्रभाव देख रहे थे, मतलब तापमान परिवर्तन से क्या प्रभाव हो रहे थे पदार्थों में और उनके गुणों में, वो देख रहे थे। अब हम देखते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि क्या लिखा है, हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण होता है। क्या लिखा है, हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर संपीड़न करने पर क्या होगा, क्या इसके, क्या लिखा, क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। आइए देखें, ये देखिए चित्र 1.8 क्या कह रहा है, दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को क्या होता है, समीप लाया जा सकता है। दाब बढ़ाने पर पदार्थों के कणों को समीप लाया जा सकता है, जैसे कि इसमें देखिए ये क्या है, सिलेंडर है, ये पिस्टन है, यहाँ पर कोई पदार्थ है, जब हम इसको दबाते हैं और दबाए तो ये आकृति आई, और ये मतलब यहाँ पर देखिए इस वाले चित्र में कण जो है एक दूसरे के पास पास नहीं थे, मतलब दूर दूर थे। ठीक, जैसे ही पिस्टन को दबाया कण जो है एक दूसरे के थोड़ा समीप आए, और जब पिस्टन को और अधिक बल लगाकर दबाते हैं, अर्थात दाब जो है और दाब लगाते हैं हम, तो जो कण है, जो कण है एक दूसरे के और समीप आ जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, दाब बढ़ने, क्या लिखा है, दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल जाती है, बदल सकती है। क्या लिखा है, दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल जाती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है, इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ अर्थात ड्राई आइस कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। यहाँ देख लेते हैं इस पॉइंट में, जैसे ये ठोस है, ठोस से द्रव बना, वह कौन सी प्रक्रिया थी, संलग्न, क्या लिखा है, संगलन। द्रव से गैस में परिवर्तन क्या होगा, वह प्रक्रिया वाष्पीकरण। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब हम ठोस को द्रव में बदलते हैं तो वह प्रक्रम कौन सा प्रक्रम होता है, संगलन। ठीक, उसके बाद द्रव से हम गैस में परिवर्तन करते हैं तो वह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। गैस से ठोस में परिवर्तन निक्षेपण कहलाता है। अब हम इसके उल्टा जाते हैं, ठोस से अगर जो गैस बनती है, ठोस से गैस बनना ऊर्ध्वपातन, गैस से द्रव में बनना संघनन, द्रव से ठोस में बनना जमना कहलाता है। कौन सी प्रक्रिया, जमना। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ के क्या हो रहा है, अंतर रूपांतरण हो रहा है। अब देखते हैं वाष्पीकरण, कौन सी प्रक्रिया है, वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। क्या आपने, क्या लिखा है, क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं, जैसे जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए
क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों को आकर्षण बल से मुक्त कर आकर्षण बल से आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण कहते हैं। अब देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। एक परख नली में क्या लिखा है? एक परख नली में 5 ml जल लें और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की क्या लिखा है? खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा के किसी अलमारी में या अलमारी के अंदर रख दें। कमरे का तापमान नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण होने में क्या लिखा है? इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को नोट करें। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलाप को करके अपने प्रेक्षण को लिखें। आगे देखते हैं क्या लिखा है। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं और इनका क्या तापमान का प्रभाव सतह का क्षेत्रफल और वायु की चाल में क्या होता है? देखते हैं आगे हम क्या है। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बदलती है। देखते हैं कैसे बदलती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, अर्थात पदार्थ का सतह क्षेत्र बढ़ने पर क्या होता है? हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कि कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं? फैला देते हैं। आगे देखते हैं तापमान में वृद्धि के कारण। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी के कारण देखते हैं। वायु में क्या लिखा है? वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है, अर्थात घट जाएगी। अब देखते हैं वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज हवा होने के क्या लिखा है? वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। अब देखते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। हेडिंग क्या है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। खुले हुए बर्तन में क्या लिखा? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता होती है। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके क्या लिखा है? इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेती है और वाष्पीकृत हो जाती है जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। आगे देखते हैं। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतलता होने के और उदाहरण दे सकते हैं? तो आइए देखते हैं। इसको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं इसको। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो आइए देखते हैं क्यों पहनने चाहिए। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा क्या लिखा है? जैसा कि हम जानते हैं
जैसा कि हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर क्या होता है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, सूती कपड़ों में जल का अवशोषण, इसलिए हमारा पसीना इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। अब देखते हैं, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? तो देखते हैं क्यों नजर आती हैं। किसी बर्तन में किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती है, अर्थात आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा, देखिए ये पॉइंट बहुत बढ़िया है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के, क्या लिखा है, ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। अब देखते हैं हम लोगों ने क्या सीखा, अर्थात आपने क्या सीखा। जब सूक्ष्म कणों, क्या लिखा है, द्रव द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? द्रव जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव तीन अवस्थाओं में विद्यमान होता है, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक है, गैस के कणों में सबसे कम, और द्रव के कणों, क्या लिखा अब, और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है। अर्थात क्या लिखा है, ये देखिए ठोस के, क्या लिखा है, फिर से इसको पढ़ते हैं। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो ये हो जाएगा ठोस पहला, फिर हो जाएगा आपका द्रव, और फिर गैस। अर्थात ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक, उससे कम द्रव में, और सबसे कम गैस में। आगे देखते हैं अब, ठोस के कणों में, क्या लिखा है, ठोस के कणों में ठोस को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होता है। गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती, क्या है, मध्यवर्ती है। ठोसों के लिए ठोसों के लिए उनको कणों की, क्या लिखा है, ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे से फिसल व स्खलित हो सकती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं, तथा यहाँ क्या लिखा है, पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? ताप और दाब में परिवर्तन करके किया जा सकता है। अब देखते हैं, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब देखते हैं आगे, निक्षेपण प्रक्रम में क्या लिखा है, निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते हैं। किसमें? द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल, जिसका वायुमंडल के प्रति प्रत्याग होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। क्या लिखा है, फिर से पढ़ते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि सतही क्षेत्रफल, जिसका वायुमंडल के प्रति प्रत्याग होता है, जैसे तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, वायुमंडल की गुप्त ऊष्मा, क्या लिखा है, वायुमंडल नहीं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 केजी द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। किसमें परिवर्तन करने हेतु? गैसीय अवस्था में। संगलन की गुप्त ऊष्मा, क्या लिखा है, संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 केजी ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। अब देखते हैं,
कुछ मापने योग्य राशियों और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। देखें कौन कौन से हैं। जैसे कि तापमान, तापमान का मात्रक क्या है, केल्विन, प्रतीक क्या है, कैपिटल के। फिर लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर, प्रतीक स्मॉल एम। फिर संहति अर्थात भार होगा, यहाँ क्या होगा, द्रव्यमान होगा, ये द्रव्यमान। जैसे कि इसका मात्रक होगा किलोग्राम, प्रतीक क्या होगा, केजी। भार का होगा न्यूटन, और आपका हो जाएगा प्रतीक एन। आयतन घन मीटर, प्रतीक मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक होगा किलोमीटर, क्या लिखा, किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये प्रतीक हो जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब, वो भी माइनस में। अब देखते हैं दाब, दाब क्या होगा, इसका मात्रक पास्कल, इसका पी ए हो जाएगा प्रतीक। अब देखते हैं अभ्यास क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। क्या निम्नलिखित तापमानों, क्या लिखा है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। किसमें, सेल्सियस इकाई में। देखिए जब हम केल्विन को, किसमें, केल्विन को जब हम सेल्सियस में परिवर्तित करते हैं, ठीक, तो दिया गया जो केल्विन ताप होता है, केल्विन ताप उसको लेते हैं -273, ठीक, ये फार्मूला होता है। तो डिग्री सी, पहला क्वेश्चन ही क्या लिखा है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें, परिवर्तन या परिवर्तित करें। तो देखते हैं ये फार्मूला है, क्या है, केल्विन का तापमान जितना दिया रहेगा -273। तो पहला क्वेश्चन देखते क्या है। जैसे कि 300 केल्विन को हम किस में बदलते हैं, सेल्सियस में। तो डिग्री सी बराबर 300 माइनस 273, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बराबर 27 डिग्री सी। तो ए क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे 27 डिग्री सी। बी देखते हैं, आपका दिया 573, केल्विन का ताप कितना दिया, 573। सेल्सियस का तापमान बराबर केल्विन का ताप, केल्विन का ताप हो गया आपका क्या, सॉरी कितना दिया है, 200, सॉरी 573 दिया है। देखते हैं डिग्री सी बराबर सेल्सियस का ताप बराबर केल्विन का ताप -273। फिर आंसर क्या आएगा, 300 डिग्री सी, अर्थात सेल्सियस का ताप कितना आया, 300 डिग्री सी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम। इसमें क्या दिया, इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। पहले क्वेश्चन में हम लोग सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कर रहे थे, अब हम केल्विन में परिवर्तित करें। तो देखिए उसी फार्मूले से यहां हो जाएगा सेल्सियस का ताप प्लस 273, 273, ये फार्मूला हो गया। तो इसी में हम अप्लाई करते हैं। पहले में क्या दिया है, 25 डिग्री सी प्लस 273 कर देंगे हम लोग, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। ठीक, दूसरे ए का आंसर आ गया 298 केल्विन। अब देखते हैं दूसरे का बी। तो केल्विन बराबर हो जाएगा, सेल्सियस ताप कितना है, 373 है, प्लस 273 हम लोग कर देंगे, तो ये केल्विन ताप आ जाएगा, कितना आएगा, 646, 646, ये हमारा आंसर हो गया 646 केल्विन। ये दूसरे का बी का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, निम्नलिखित, क्या लिखा है, निम्नलिखित क्या लिखा, अवलोकनों, क्या लिखा, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखे। तो क्या लिखा, नेफ्थलीन को, नेफ्थलीन को रखा रहने, क्या लिखा, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, देखते हैं। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि नेफ्थलीन जो है एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ होता है। नेफ्थलीन क्या होता है, एक ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन पदार्थ होता है, ठीक, जिसका समय के साथ आसानी से क्या हो जाता है, ऊर्ध्व
ऊर्ध्वपातन हो जाता है, इसीलिए यह अदृश्य हो जाती है। ठीक, आंसर इसका क्या लिखेंगे हम लोग? नेपथलीन एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है जिसका समय के साथ आसानी से ऊर्ध्वपतन हो जाता है। अब क्वेश्चन तीसरे का बी देखते हैं, क्या लिखा है तीसरे का बी। हमें इत्र की गंध बहुत दूर तक बैठे, क्या लिखा है? हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो क्या होता है? इत्र में क्या होता है? वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होती है। आंसर क्या होगा इसका? इत्र में वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होती है और यह आसानी से वायु में विसरित हो जाती है, अतः इसकी गंध बहुत दूर बैठे रहने पर भी हमारे पास पहुंच जाती है। ठीक, ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या लिखा है? निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। ध्यान रखें, क्या लिखा है? पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण, यानी अर्थात बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। ठीक, दूसरे नंबर पे हो जाएगा जल, जल। और आपका तीसरे नंबर पे हो जाएगी आपकी, यहाँ पे हो जाएगा चीनी। ये हो गया किसमें? आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम। सबसे कम किसमें होगा? ऑक्सीजन में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के दूर होते हैं। इनमें आकर्षण बल अर्थात इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है बहुत कम होता है। इसकी अपेक्षा द्रव में अर्थात जल में कणों के बीच लगने वाला जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है थोड़ा अधिक होता है। अर्थात जल की अपेक्षा चीनी में, चीनी क्या है? ठोस है। ठोस में जो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो जो ठोस पदार्थों के बीच जो कण होते हैं उनके बीच लगने वाला जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है बहुत अधिक होता है। ठीक, वही प्रक्रम है। क्या लिखा था चौथा? निम्नलिखित पदार्थों के उनके बढ़ते हुए आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के अनुसार क्या करें? व्यवस्थित करें। तो पहला क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अधिक जल, जल से अधिक चीनी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं पांचवा, क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा है? निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? जल की भौतिक अवस्था देखिए, ए पर क्या होता है? जल क्या होगा? ए या अर्थात 25 डिग्री सी पर जल क्या होगा? द्रव होगा। क्या होगा? 25 डिग्री टेम्परेचर पर जल द्रव होगा, द्रव। ठीक, क्या होगा? द्रव। 0 डिग्री सी पर, 0 डिग्री सी पर जल जो है वो किस अवस्था में होगी? ठोस। किस अवस्था में? ठोस। फिर उसके बाद 100 डिग्री से टेम्परेचर देंगे, क्या लिखा है? जल को अगर जो हम 100 डिग्री सी टेम्परेचर देंगे तो वह क्या हो जाएगा? वाष्पित हो जाएगा, तो वाष्प में बदल जाएगा अर्थात गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित तापमानों, क्या लिखा है? निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था, तो 25 डिग्री सी पर जल द्रव होगा, 0 डिग्री सी पर ठोस, और 100 डिग्री सी टेम्परेचर पे क्या होगा? वाष्प हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग देखते हैं 9, क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित चित्र के लिए, क्या लिखा है? निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए। परिवर्तन को नामांकित कीजिए। तो देखते हैं, ए जब ठोस से द्रव, जब ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को, तो ए वाले जगह पर क्या हो जाएगा? द्रवण। क्या हो जाएगा? द्रवण। फिर क्या लिखा है? द्रव से गैस में परिवर्तित होता है तो उस क्रिया का कहेंगे, क्या कहेंगे? वाष्पन। क्या हो जाएगी? वाष्पन हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या लिखा है? जब हम गैस से हम द्रव की ओर आते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब हम देखे थे सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या है? गैस से द्रव की ओर आते हैं तो यह प्रक्रिया हो जाएगी संघनन। संघनन। ठीक, ए बी सी हो गया। अब देखते हैं डी। ए बी सी के बाद हम देखते हैं डी पॉइंट क्या है? यहाँ द्रव से द्रव से हम लोग ठोस की ओर आ रहे हैं तो डी वाला पॉइंट देखते हैं। द्रव से हम लोग ठोस की ओर आते हैं तो क्या हो जाएगा? डी वाले जगह पर जमना, जमना। ठीक,
अब हम लोग देखते हैं ई पॉइंट। ई वाला जो पॉइंट है ये क्या हो रहा है, इसमें ई में ठोस से द्रव बने बिना, मतलब द्रव नहीं बनता, डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है पदार्थ। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। यह कौन सा पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं एफ पॉइंट। एफ पॉइंट में क्या है, गैस जो है, गैस डायरेक्ट ठोस में बदल जाता है, गैस जो है डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित हो गया। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, निक्षेपण, निक्षेपण, क्या कहते हैं, निक्षेपण। दोस्तों आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।